आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे, नर्चरिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ स्कूल्स। ये टॉपिक खास तौर पे आजकल के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहां हम अपने रिजेंटमेंट को, हमारे ग्रीवेंसेस को किस तरीके से आवाज़ देनी चाहिए। और स्पेशली हम जब जनरेशन गैप के रेफरेंस से देखते हैं तो ये टॉपिक अगेन इसकी बड़ी अहमियत आती है हमारे सामने। मैं हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद, आपका होस्ट, टीचर ट्रेनिंग फर्म चेयरपर्सन। हम आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड टू हैव सर अमानुल्लाह विद अस। मेरे मेंटोर है, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनके लेक्चर्स ने मेरी जिंदगी का काफी जो सिमत को मुतय्यन करने में बहुत अहम रोल अदा किया। और अगर मैं ये कहूँ कि ये वेबिनार्स वगैरह कहाँ से मुझे ये इनिशिएटिव मिला, तो ये सर के लेक्चर से मिला। सर प्रो वीसी है इस वक्त, और ये मोइनुद्दीन इस्लामी यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद में है। इससे पहले थे रिफा में डीन थे। एंड माशाल्लाह ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, यू आर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईबीए कराची एज वेल। आईबीए कराची से तो खैर मैं पढ़ा हूँ, लेकिन जो हमारी नेशनल बिजनेस एक्रेडिटेशन काउंसिल है, मैं उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर पे पिछले 15-20 साल से हूँ। और फिर जो हमारी नेशनल करिकुलम कमेटी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, एनसीआरसी, तो उसका कन्वीनर हूँ मैं ऑलमोस्ट पिछले वही 15-20 साल से। तो मेरा मेन कंट्रीब्यूशन बेसिकली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड पे। आपके जहन में होगा कि व्हाई वी आर गेस्ट ऑन दिस टॉपिक, जो कि स्कूल से रिलेटेड है, कि इसमें एक यूनिवर्सिटी के प्रोवीसी को इनवाइट किया जाए। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे यहाँ तीन एजुकेशनल लैडर्स हैं। एक लैडर स्कूल की है, एक कॉलेज की और एक यूनिवर्सिटी की। और यूनिवर्सिटी से जनरली हमारा बच्चा जो है प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है। तो कहेंगे कि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में एक बच्चे को जब एक्सपोजर मिलता है तो वो यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी ज्यादा बेहतर बता सकती है कि किस किस्म की इनटेक इनके पास स्कूल से, कॉलेजेस से आती है, एंड व्हाट इश्यूज दे आर फेसिंग, या किस बिना पे ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स मार्केट में नहीं दे रहे। तो सर इसी रेफरेंस से आपसे क्वेश्चन होगा कि व्हाट डू यू थिंक, जो स्कूल से जो इनटेक आती है, कॉलेज से इनटेक आती है, बच्चा किस माइंडसेट से आता है, बोथ विद रेफरेंस टू एकेडमिक्स एंड प्रैक्टिकल लाइफ? नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद भाई, बहुत शुक्रिया, आप मुझे मौका दे देते हैं कि मैं वो बातें जो आपके साथ क्लासरूम्स में करता रहा और डिफरेंट फोरम्स पे भी करता हूँ, तो मैं आपके फोरम पे भी बात कर सकूं। और माशाल्लाह से आपके पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो खासे सीनियर लोग हैं और तालीम से वाबस्ता हैं। तो मैं बहुत स्ट्रेट बात शुरू करता हूँ कि देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि जो हमारे पास बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनका माइंडसेट क्या होता है और क्या सिलसिला है। असल इशू ये है कि जो स्कूल आपके माइंडसेट क्रिएट करते हैं, वो इस मुआशरे की जो आप कह लीजिए कि उसका जो ताना बाना है मुआशरे का, वो उस माइंडसेट से बनता। मेरे नज़दीक ऐसी कौमें जो गुलाम रही हों, कॉलोनाइज्ड रही हों फॉर 200-300 ईयर्स, ये कुछ मसाइल उनके बहुत कॉमन हैं। उनमें से मैं 4 चीज़ों पे आपके साथ बात करना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे जो स्कूल से वाबस्ता लोग हैं, ये उनके लिए एक मैसेज है। जो सबसे पहली चीज़ है, वो अनफॉर्चुनेटली न सिर्फ स्कूल में बल्कि हम घरों में भी एक कंपटीशन का माहौल क्रिएट करते हैं। और ये जो कंपटीशन है, टू मी इट इज़ बेसिकली ए किलर। और कभी कभार जब मैं ये बात करता हूँ तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हेल्दी कंपटीशन तो बहुत अच्छा होता है। मेरे नज़दीक देयर इज़ नथिंग एज हेल्दी कंपटीशन। एक बहुत अच्छा कोट पिछले दिनों में मुझे मिला, वो मैं कहना चाहूँगा
कि कंपटीशन बेसिकली इज ए लॉ ऑफ जंगल। जो सिविलाइजेशन का लॉ है दैट इज कोऑपरेशन। मैं आपके इसी ग्रुप में स्कूल का नाम लिए बगैर, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था कि दो बच्चे एक गेम खेल रहे थे और वो गेम ऐसा था कि वो कुछ बने हुए थे, रास्ता सा बना हुआ था, उस पे रोलर सा लेके जा रहे थे। एंड एट द एंड उसमें एक बच्चा जो है वो पहले पहुंच गया और उसके ऊपर लिखा हुआ आ गया विनर। और ये हम हर जगह पे काम करते हैं, विनर, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, फला फला फला, ये सारा हम करते हैं। जो वो विनर है उसको तो आपने एक बूस्ट दे दिया, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि वो जो लूजर है उसके साथ आपने क्या किया? आपने उसको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दिया। और वो बच्चा जो है अगर 2-3 ऐसी गेम्स में पीछे रह गया तो सारी जिंदगी इस कॉम्प्लेक्स से नहीं निकल सकेगा और वो अपने आप को एक स्टूपिड समझेगा या एक कमजोर आदमी समझेगा। और यही हम काम कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। इसके अंदर मैं साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा वाकया, बल्कि 2 बातें मैं इस ज़िमन में आपसे करना चाहूँगा कि साउथ अफ्रीका में एक अमेरिकन प्रोफेसर गए किसी एक खास शहर में या गांव में। वहाँ भी उन्होंने बच्चे इकट्ठे किए, कोई 25-30, और उनको एक टारगेट दिया कि जी वो फलां जगह पे, यानी लेट्स से 500 मीटर्स दूर उन्होंने एक कैंडीज की बास्केट रखी और उन्होंने कहा कि जो बच्चा सबसे पहले जाके इसको उठा लेगा वो तमाम कैंडीज उसकी होंगी। तो बच्चों ने क्या किया कि एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो वॉक करते हुए सारे वहां पे पहुंच गए और वो कैंडीज उन्होंने ली और बांट ली। और वो अमेरिकन प्रोफेसर साहब बहुत परेशान हुए और उन्होंने पूछा कि ये आपने कहाँ से सीखा है? तो एक वो जो साउथ अफ्रीकन प्रोवर्ब है, यूबुंतो उसको कहते हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी इस कॉन्सेप्ट को जरा जाके देखें। एंड कॉन्सेप्ट सेज कि आई एम इफ वी आर, अगर हम हैं तो मैं भी हूं, और अगर हम नहीं हैं तो फिर मैं नहीं हूं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कंपटीशन का, इसको कोऑपरेशन में चेंज कीजिए। मैं उसी एग्जाम्पल को, वो जो बच्चे को विनर करार दिया गया, और वो मैं ये चाहूंगा कि अगर हम उसी गेम को इस तरीके से करें कि वो बच्चा जाए, वो अकेला बच्चा, अपना टाइम आप उसका नोट करें। उसने कहा कि जी 1 मिनट में उसने कर लिया। उसी बच्चे को आप कहें कि बेटा तुम इंप्रूव करो अपने आप को और 1 मिनट से कम पे आ जाओ, 50 सेकेंड पे आ जाओ। don't put people against each other। उसी की सलाहियत को बढ़ाते चले जाएं और हर बच्चे की सलाहियत को बढ़ाएं। तो मेरा पहला कंसर्न तो ये है कि कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन। और अगर आप यानी जिन तालीमी निज़ाम की हम मिसालें देते हैं और उनको बहुत कहते हैं कि ज़बरदस्त है, जापानीज स्कूल सिस्टम है, फिर आपका फिनलैंड का है। फिनलैंड आजकल नंबर 1 पे है कि जी वो बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। वहाँ पे 7 साल के बच्चा तो स्कूल जाता नहीं है। फर्स्ट 6-7 years आर पर्सनालिटी ग्रूमिंग, कि वो घर पे खेले कूदे सारा कुछ करे और नो कंपटीशन, नथिंग। फिर 10वीं जमात तक कोई इम्तिहान नहीं होता है। तो आप तमाम बच्चों को लेके चलते हैं, उनकी सलाहियतों को उजागर करते हैं, बजाय इसके कि आप पिच देम अगेंस्ट ईच अदर। उसकी सलाहियत को, हर बच्चे की सलाहियत को आप जो है वो करें। और अगर आप जापानीज को देखें तो वो क्या करते हैं, उनका पहले स्कूलिंग का जितना भी टाइम है वो सारा वैल्यूज पे है। वो स्कूल में सुबह जाते हैं और सारे बच्चे मिलके स्कूल का फर्श साफ कर रहे हैं। नो वन इज कंपीटिंग विद एनीवन, सारे कोऑपरेशन है। फिर लंच का टाइम होता है तो वो बच्चे सर्व कर रहे हैं एक दूसरे को। हमने मुआशरे में एक दूसरे के अगेंस्ट लोगों को खड़ा कर दिया। वही माइंडसेट लेके वो यूनिवर्सिटी में आते हैं, वो यूनिवर्सिटी में फिर 4 CGPA के चक्कर में पड़े हुए होते हैं।
और मैं अक्सर फोरम्स पे ये बात करता हूँ कि मैंने आज तक कोई बच्चा जो 4 CGPA लेके यूनिवर्सिटी से निकला है उसको जिंदगी में एक्सेल करते हुए नहीं देखा है। और उसकी वजह क्या है कि जो किताबों में हम पढ़ाते हैं वो जिंदगी से इतना रिलेटेड नहीं होता और हम अपने बच्चों को जिंदगी नहीं सिखाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि राइट फ्रॉम नर्सरी ऑनवर्ड बच्चों को जिंदगी सिखाएं, उनको कंपटीशन में मत डालें। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 मेरा कंसर्न जो है वो ये है कि हम बच्चों को एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट के लिए तैयार करते हैं, उनको हम रट्टा लगवाते हैं, उनको हम सवालात देते हैं, उसके ठीक जवाबात देते हैं। हर सवाल का कोई ठीक जवाब सिर्फ एक तो नहीं होता, कई सारे जवाबात हो सकते हैं। हम बच्चों की सोचने की सलाहियत जो है उसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप अपने निज़ाम में ये सिलसिला इस तरीके से करें कि बच्चों के अंदर ओरिजिनल थिंकिंग पैदा हो। अगर वो ओरिजिनल थिंकिंग पैदा नहीं होगी तो फिर वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। और अगर कोई मुझसे पूछे कि उम्मत मुसलमान का या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मेरे नज़दीक ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा मसला है। और इसका हल, इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को आप ख़त्म कीजिए, लोगों को ट्रस्ट दीजिए, उनको बूस्ट कीजिए कि हाँ वो भी सोच सकते हैं, वो भी वही काम कर सकते हैं जो हार्वर्ड का स्टूडेंट करता, वो भी वही काम कर सकते हैं जो MIT का स्टूडेंट करता। अक्सर कभी कभार मेरे स्टूडेंट क्लास में मुझे कहते हैं कि सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना ये हार्वर्ड में होता। तो मैं उनसे बहुत सादा सा सवाल करता हूँ, राशिद भाई इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं, ये इनसे भी मैंने क्लास में, कि भाई बात ये है कि जो हार्वर्ड में लोग बैठे हुए हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, दोनों वो किसकी औलाद में से? तो वो कहते हैं आदम और हवा की औलाद में से। तो आप किसकी औलाद में से? जी आदम और हवा की औलाद में से। मैंने कहा आपके क्या कहीं पूरी नस्ल में आपके कहीं कोई बंदर वंदर तो बीच में नहीं आया? तो कहते नहीं, नहीं आया। तो फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या? फर्क किस चीज का है? माइंडसेट का फर्क है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। मुझे ये भरोसा ही नहीं दिया गया, मुझे ये बताया ही नहीं गया कि मैं वो काम कर सकता हूं जो हार्वर्ड वाला कर सकता है, जो MIT वाला कर सकता है। खुदा के लिए अपने बच्चों को राइट फ्रॉम डे 1 घरों के अंदर भी और स्कूल के अंदर भी उनके अंदर ये एतमाद पैदा कीजिए कि वो कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ना आई कैन। तो टेल देम, और अपने स्कूल की जगह जगह पे लिख के लगाइए आई कैन एंड वी कैन। ठीक है, ये कौम बिल्कुल ठीक इंशाल्लाह हो जाएगी। इसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकालिए। जज़ाकल्लाह एक सर, आपने बहुत अहम बात की। लेकिन सर एक है सिस्टम, एक है आइडियल जो हमारे जहन में होता है, बट डेफिनेटली जो स्टूडेंट है या सिटीजन है उसने सिस्टम के प्रोसेस से गुजरना है। यूनिवर्सिटी लेवल पे ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे स्कूल की जो नाम है, स्टेटस है, वो होता है जज ग्रेड से। उसके बाद अच्छे कॉलेज में जाना है तो ग्रेड इज द क्राइटेरिया। फिर आपने प्रोफेशनल कॉलेज में जाना है तो अगेन ग्रेड इज द क्राइटेरिया। अगर स्कूल ग्रूमिंग की तरफ तवज्जो दे भी, इशू इज अगेन द ग्रेड। इस चीज को हम कैसे सेटल कर सकते हैं? देखिए, मैंने तो आपको कहा कि कोई मैंने आपको बिल्कुल ऐसी बात नहीं कही कि जो दुनिया में हो नहीं रहा। आपके सामने फिनलैंड है, आप उसकी बात करते हैं, वो UN वाले भी उसकी बात करते हैं। तो क्यों नहीं हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ कदम बढ़ाते। मुझे इसका पूरा यकीन है कि ये सारा कुछ, अगर आप ये देखें कि ग्रेड, जैसे आप बात कर रहे हैं कि कॉलेज में जाने के लिए ग्रेड है, फला जगह पे जाने के लिए ग्रेड है, उसका नतीजा क्या होता है? वो जैसे मैंने कहा कि 4 CGPA वाले किसी बच्चे को मैंने आज तक जिंदगी में एक्सेल करते हुए नहीं देखा, उसको नौकरी करते हुए देखा है। अगर आप ये देखें कि वो बच्चे जो स्ट्रीट स्मार्ट हैं
जो इनका 3 CGPA के इर्द गिर्द रहता है, वो बच्चे हैं जो जिंदगी में जाके कामयाब होते हैं, फिर वो इंडस्ट्री लगाते हैं, फिर वो उन बच्चों को जॉब देते हैं जो 4 CGPA लेके गए हुए हों। मेरे सामने इसकी सैकड़ों मिसालें हैं। अगर सर तो इसको मैं बच्चों को मैं अगर बात मुकम्मल कर लूं, सर तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप ग्रेड्स पे बिल्कुल तवज्जो ना दें, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करें। इस वक्त जो है, जो बच्चे ग्रेड की तरफ जाते हैं वो सिर्फ ग्रेड्स के चक्कर में पड़े हुए होते हैं, वो किताबों से बाहर नहीं निकलते हैं, उनको जिंदगी का पता नहीं चलता। मैं आपको ये बताऊं कि जब बाद में हम मेरिट और उसकी बात करते हैं, तो मेरिट हम किससे नापते हैं? CGPA से और उससे। हालांकि उस सारे CGPA में हमने उनको ये सिखाया ही नहीं कि इंसानों के साथ आपने किस तरीके से बात करनी है, इंसानों के मामलात जो है उनको आपने कैसे समझना है। अभी एक मोहतरमा ने बात की इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो मेरा बहुत फेवरेट है, आपको पता भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे मैं बहुत बात करता हूँ। तो ये बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस शुरू से सिखाना शुरू करें। और इमोशनल इंटेलिजेंस में बुनियादी बात क्या, आप अपने जज्बात को भी समझते हो और आप दूसरों के जज्बात को भी समझते हो। एम्पैथी जो है इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जब हम उनको कंपटीशन में डाल देते हैं, तो एम्पैथी से तो हम उनको बिल्कुल निकाल देते हैं, दे डोंट केयर फॉर अदर्स। तो ये उसकी बात है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूं कि हमें मिलजुल के आहिस्ता आहिस्ता इस निज़ाम को तब्दील करने की जरूरत है। अगर सर मैं तो ये कहूँ जी, कि जनरली जो हमारे यहाँ एजुकेशन है ये जरिया माश है, और जरिया माश भी थ्रू नौकरी है, जॉब है। सही। और यूनिवर्सिटी से निकल के भी बच्चा जॉब ढूंढ रहा होता है। हमारी बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं एक्सेप्ट लम्स या IBA, जहां पे वो कोशिश करते हैं बच्चे को कि यार एक्सप्लोर योरसेल्फ, गो इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या इसकी जरूरत है हमें कि ये चीज हम बताएं बच्चों को एट स्कूल कॉलेज लेवल पे कि तालीम जरिया माश नहीं है, और ये कैटलिस्ट के तौर पे तो इस्तेमाल हो सकता है टू इक्विप योरसेल्फ विद द नेसेसरी टूल, चाहे डिजिटल इरा है अब तो जाहिर है, लेकिन उसके लिए यूनिवर्सिटी की तालीम जरूरी नहीं। तो इससे कुछ ग्रेड का मसला हल हो जाए हमारे यहाँ। तो देखिए, ये तो घरों में भी बच्चों को समझाने की जरूरत है। और आप मेरे मुतल्लिक तो जानते हैं कि मेरे माशाल्लाह 4 बेटे हैं, और सारे ही, कोई MS है, कोई MBA है, कोई सारा कुछ है। फ्रॉम डे वन मैंने उनसे ये कहा था कि आपने नौकरी नहीं करनी, आपने जाके छाबड़ी लगानी है, छाबड़ी लगाओ। एक प्रोफेसर के पास इतने पैसे नहीं है कि आपको इंडस्ट्री लगा के दे या बिजनेस शुरू करवाए। ठीक है, आप शुरू करें, जो आपका जी चाहता है, एक क्रेट पकड़ें और किसी चौक में खड़े हो जाएं। देखिए, अगर आप उन कौमों को देखेंगे कि जो कौमें अब तरक्की याफ्ता हैं, जिनमें जापान, कोरिया, चीन, सिंगापुर और ये सारे वो हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप पे जोर दिया है, नौकरी पे जोर नहीं दिया है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। हम अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं जिसको गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिली, या जिसको मल्टीनेशनल में नौकरी नहीं मिली। तो असल चीज तो बच्चों को ये सिखाने की है कि वो अपना काम खुद करें और आगे चलें। और आज के दौर में आपको बिल्कुल कैपिटल की जरूरत नहीं है, आज का दौर आइडियाज का है। आप आइडिया लेंगे और चलेंगे। और मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं, जिनमें मेरे अपने बेटे भी शामिल हैं, कि वो इंटरनेट पे बैठ के और अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया में बिजनेस कर रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ का बिजनेस कर रहा है। उनको किसी डिग्री की जरूरत भी नहीं। तो ये बच्चों को सिखाने की जरूरत है, बच्चों के दिमाग से नौकरियां निकाले और खुदारा अपने दिमागों से भी ये नौकरी निकालें। तो मैं अक्सर आपको क्लास में भी बताया था, हमारे आजकल जो चेयरमैन हैं HEC के, डॉक्टर मुख्तार, तो उन्होंने एक बड़ी मजे की बात बताई थी। कहते कि जब हमने मैट्रिक किया तो हमारे गांव में एक बाबा जी थे, तो हम गए उनके पास कि बाबा जी दुआ कह रहे हैं कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। तो बाबा जी ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, नौकरी की दुआ ना करो, नौकर की दुआ करो।
अल्लाह तुम्हें नौकर दे। तो तुम काम शुरू करोगे तो अल्लाह तुम्हें नौकर देगा। ये बच्चों का माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, और उससे पहले हमारी जो जनरेशन है, जो हम बुजुर्ग हैं, और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, नो वन कैन बी रिच बाय वर्किंग फॉर अदर्स। इफ यू वांट टू बी रिच, मुआश की बात आपने की, इफ यू वांट टू अर्न मनी, इफ यू वांट टू बी रिच, तो फिर नौकरी उसका हल नहीं है, फिर डिग्री उसका हल नहीं है, फिर एक माइंडसेट है कि आपने अपना एक कारोबार शुरू करना है। और उसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि यू डोंट नीड कैपिटल, आज के दौर में बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल जीरो से शुरू कीजिए और आप आगे जाइए। दैट्स जज़ाकल्लाह मोस्ट सर, इम्पोर्टेंट। बहुत खूबसूरत बात आपने की। अच्छा सर, एक और चीज जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा, वो है अदम बर्दाश्त जो हमारे माशरे में है, और माशरे से मुराद सिटीजन आते हैं। आ, क्या फॉल्ट लाइंस तो हर जगह होती है। मुझे अपने फादर से भी बहुत सारी शिकायत अपनी मदर से भी थी, और इस तरह मेरे बच्चों को मुझसे भी हैं एज अ फादर। और ये सिलसिला तो आज तक हर जनरेशन में चलता रहा। लेकिन हमने घर में ये सीखा कि ठीक है, इफ देर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो आप माँ को जाके बता दें या तमीज से बाप के साथ बात कर दें। लेकिन बदतमीजी या उनकी हुक्म अदूली करना, नाफरमानी करना, या छोड़ के जाना, ये बहुत ही बुरा समझा जाता है, बहुत कम लोग करते हैं। यही चीज जब हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकलते हैं और एज अ सिटीजन जब आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हम देखते हैं कि उनको गवर्नमेंट से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। डेफिनेटली कुछ जेन्युइन होते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग की वजह से उनको समझ नहीं आ रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता। और यूथ ही हम देखते हैं तमाम रेवोल्यूशन में हमेशा मेन जो फोर्स होती है वो यूथ ही होती है, बिकॉज दे आर इमोशनल, दे आर एनर्जेटिक। नॉलेज तो शायद हो, एक्सपीरियंस नहीं होता। आप क्या कहेंगे बच्चों, आज जो हमारे माशरे में इशू है, इसको कैसे एड्रेस किया जाए? देखिए, दो बुनियादी सी बातें। एक तो फिर वही मेरे दिमाग में शायद बहुत ज्यादा वो चीज अटक गई हुई है कि आप बच्चे को आपने कंपटीशन में डाला तो आपने उसको ये एहसास दिलाया कि बाकी आपसे कमतर हैं। जो कमतर है तो उसकी बात को क्यों बर्दाश्त करूंगा मैं तो दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान हूँ। और अगर मैंने फर्स्ट डिवीजन ले ली और मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे जॉब मिल गया, वो दाखला मिल गया, तो मेरी इंटेलिजेंस पे स्टैंप लग गई। तो अब मैं क्योंकि इंटेलिजेंट हूं, तो मुझे दूसरे की बात सुनने का कोई वजह नजर नहीं आती। जो मुझे समझ में आया है बस वही ठीक है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट उसका ये है कि अब क्योंकि मैं ठीक हूं, इसलिए दूसरों पे ये बात लाजिम है कि वो मेरी बात को माने। और अगर वो नहीं मानते और वो कमतर लोग मेरी बात को नहीं मानते, तो फिर शायद मेरे पास ये हक है कि मैं क्लाशनकोफ निकाल लूं, मैं उनको गालियां निकालूं, मैं उनकी बेइज्जती करूं। तो ये एक बुनियादी सी चीज। दूसरा जो मसला है, वो आप अगर स्कूल से ही देखना शुरू करें, जिसकी निशानदेही आपने की, कि बचपन से ही हम बच्चों को एजुकेशन और मुआश का आपस में ताल्लुक बताना शुरू कर देते हैं। पढ़ोगे तो लिखोगे और पढ़ोगे तो बनोगे नवाब। हालांकि मैंने कोई पढ़ा लिखा नवाब आज तक देखा नहीं। सारे नवाब वो थे जो वाइज थे, जो दाना लोग थे, जो दुनिया समझते थे। ठीक है, वो हम सिखाते नहीं है बच्चों को, जिंदगी नहीं सिखाते हैं। तो उसी से अदम बर्दाश्त जो है वो आई है। और फिर अनफॉर्चुनेट हमारा जो सियासी माहौल बना है, या उसका भी बहुत बड़ा असर है। लेकिन उससे ज्यादा पूरी दुनिया में, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया ने जो किरदार अदा किया है इस इनटॉलरेंस में, वो तो आप समझिए कि उसकी हद ही नहीं है। मैं 2016 में एक टर्म कॉइन की गई, और वो टर्म ये थी कि पोस्ट ट्रुथ ईरा। तो ये ध्यान में रखिए कि हम पोस्ट ट्रुथ ईरा में जिंदा हैं। आप
किसी चीज पे एतमाद नहीं कर सकते कि ये ठीक है या ये गलत है। इसलिए बच्चा जो है उसके एतमाद को हमने इतना खराब कर दिया है कि वो बाप की बात पे भी एतमाद नहीं करता, वो माँ की बात पे भी एतमाद नहीं करता, वो टीचर की बात पे भी एतमाद नहीं करता, और उसको हमने कॉन्फिडेंस के नाम पे शायद बेहूदगी सिखा दी है। तो ये उस इनटॉलरेंस का नतीजा है। और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि इंसानी जहन में एक बहुत बड़ा खन्नास जो है और सम ऑफ द अदर वो अल्लाह ताला ने बर्न किया है हमारे हार्ड डिस्क में कि मैं इस प्लेनेट पे ज़हीन तरीन इंसान हूँ। और फिर इसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला सुब्हान ताला ने 4 किताबें नाज़िल की कि भाई ठीक है तुम ज़हीन हो, लेकिन बाकी भी तुम्हारी तरह के ही इंसान हैं, वो भी तुम्हारी तरह के ज़हीन हैं। जब हम ये मानना शुरू कर देंगे बराबरी, और ये गोल्ड मेडलिस्ट और ये सारा बीच में से निकाल देंगे और हम सब बराबर हैं और इंसान हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाऊं कि टॉलरेंस भी आना शुरू हो जाएगा। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। आपने मुख्तलिफ एंगल से इस टॉपिक के ऊपर बात की और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो मेंबर्स हैं इनको काफ़ी इससे हेल्प आउट होगी। अच्छा सर, अभी हम इंशाल्लाह वी विल गो फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशंस।